अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिज़िक्स क्लास 10 लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास। चैप्टर का नेम है मेरे पास रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। इसके हमने रिसेंट लेक्चर्स के बारे में पढ़ा था, उसमें ये सारी चीज़ें एलाबोरेट हो चुकी थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहते हैं, वेव्स के बारे में पढ़ा था, वेव मोशन के बारे में पढ़ा था, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इन सब की डेफिनेशंस को भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने लगे हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। उसके बारे में जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम वेलोसिटी की तारीफ पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में वेलोसिटी की तारीफ पढ़ी थी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहा जाता है। v इज इक्वल टू d/t। ये आपने फार्मूला ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया हुआ था। अब क्योंकि हम यहाँ पे बात करने लगे हैं वेलोसिटी की, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ, क्योंकि हम वेव्स में पढ़ रहे हैं ना, ये चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हम कहेंगे क्योंकि हमने दो कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियानी फासले को वेवलेंथ का नाम दिया था, और यहाँ पर अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि d जो है वो हमारे पास डिस्टेंस जो है ये यहाँ पर उसकी वेवलेंथ को शो कर रहा है, जिसको हम लैम्डा से जाहिर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लैम्डा, इसको ये सिंबल का नाम है और इसको वेवलेंथ कहा जाता है। t यहाँ पे ये टाइम, क्योंकि टाइम इंटरवल के लिए है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे वेव्स की बात कर रहे हैं तो हम उसको टाइम पीरियड की बात करेंगे। जो t हमारे पास होगा वो कैपिटल T यहाँ पे शो होगा। तो इस हिसाब से मैं ये इसमें वैल्यूज़ पुट करता हूँ। d की जगह पे लैम्डा आ जाएगा और स्मॉल t की जगह पे उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ कि लैम्डा और ये t मेरे पास आ जाएगा 1/t। ठीक है, तो 1/t जो है ये हमने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा था, f इज इक्वल टू 1/t। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ मैं, तो मेरे पास फाइनल आ जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा और इसकी जगह पे आ जाएगा f, जो कि फाइनल रिलेशन बनेगा v इज इक्वल टू f लैम्डा। छोटा सा ये एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, कभी भी किसी भी जगह पर वेव मोशन की जब भी बात होगी, उसकी वेलोसिटी की, उसकी फ्रीक्वेंसी की या उसकी वेवलेंथ की बात होगी, तो हम इस फार्मूले की मदद से उसको सिग्निफाई कर सकते हैं। ये फार्मूला जो है उसको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए और उसके अलावा कहीं भी किसी भी रिलेशन के लिए, वेवलेंथ के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए या वेलोसिटी के लिए इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। चैप्टर का नेम है जी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, और टॉपिक का नेम अब की बार हमारे पास है रिपल टैंक। रिपल टैंक हमारे पास क्या है? रिपल टैंक मेरे पास ये एक ऐसी डिवाइस है। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम मैं अभी यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। तो इसको नाम दिया जाता है, जो हमारे पास डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से हम जो है वो पानी की वेव्स को ड्रा करेंगे और उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी पहले वो कंस्ट्रक्शन डायग्राम आपको ड्रा कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके बारे में जी। तो ये यहाँ पे मैंने रिपल टैंक की डायग्राम जो है वो ड्रा कर लिया है। रिपल टैंक बेसिकली हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है, डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग वाटर वेव्स, वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड स्टडी देयर करैक्टरिस्टिक्स, और उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करने के लिए इस चीज़ को। अब इसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन डायग्राम में हमारे पास ये एक टेबल पर कंसिस्ट करता है। मैं मतलब इसके ऑपरेटर्स के अंदर जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर एक टेबल को यूज़ किया गया, जिसका अंदर से बिल्कुल खाली था। टेबल स्टैंड को यूज़ किया गया यहाँ पे। इसके अंदर एक शफाफ पैंदे की बिल्कुल क्लीन ट्रांसपेरेंट जो है ना वो ग्लास ट्रे का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर पानी को रख दिया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, एक स्टैंड की मदद से एक मोटर को लटका दिया गया और उसके नीचे एक तख्ती, एक बोर्ड जो है उसको रख दिया गया, जो कि पानी की सतह को मस कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। उस मोटर को यहाँ पे प्लग के साथ लगा दिया जाता है
अब ये सारी कंस्ट्रक्शन डायग्राम का पर्पस क्या है कि हमने जो पानी की सतह पर वेव्स पैदा होंगी उनका अक्स उसके नीचे जो पैंदे के नीचे, क्योंकि शफाफ पैंदा तो अक्स नीचे की जानिब बनेगा, इसके ऊपर एक होल्डर इस्तेमाल किया जाता है, बल्ब होल्डर, ठीक है, जो कि इस्तेमाल होता है उसके यहाँ पर लाइट, जिसको हम लाइट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लाइट इसलिए होती है ताकि वो इसका नीचे आसानी से अक्स बना सके। वो अक्स जो है वो हमें बताएगा कि पानी की सतह पर वेव्स जो है वो किस तरह से पैदा हो रही हैं। अभी तक हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था, उनके मीडियम्स के बारे में पढ़ा था कि मीडियम के लिए गुजरने की ज़रूरत हो, जिस मीडियम की ज़रूरत होती है वो मैकेनिकल वेव्स हैं, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब यहाँ पे हम पानी की सतह पर ये वेव्स को क्योंकि प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करना लाजमी है कि इस मोटर को लगाने का पर्पस क्या है इस तख्ती के ऊपर, ताकि मोटर जब उसके स्विच को ऑन किया जाएगा तो मोटर के थरथराने से, वाइब्रेशन से तख्ता जो है वो भी थरथराएगा, वो भी वाइब्रेट करेगा, क्योंकि वो पानी की सतह से मस है। तो ऊपर नीचे होने से जो पानी की सतह पर ये वाली वाइब्रेशन की वेव्स जो है वो एनर्जी कैरियर के बारे में पढ़ा था ना कि ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है मोटर में, मोटर की वाइब्रेशन ट्रांसफ़र हो रही है उस बोर्ड में, और बोर्ड से वो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होगी पानी के मालिक्यूल्स में। पानी के मालिक्यूल्स जो है वो फर्दर आगे पार्टिकल्स को एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे और इस तरह पानी की सतह पर वेव्स पैदा हो जाएंगी। अब इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 डेफिनेशन इस टॉपिक के अंदर हैं। एक है मेरे पास रिफ्लेक्शन, उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन। ये साउंड थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन की आवाज़ निकलेगी और यहाँ पे रिफ्रैक्शन की, और लास्ट पे जो डेफिनेशन है वो है उसकी डिफ्रैक्शन। तीनों डेफिनेशंस को इसमें सिग्निफाई करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम को हमने बताना है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके डायग्राम को ड्रा करना है, उसके बाद इसके ऑपरेटर्स के बारे में बताना है, और लास्ट में हमने ये तीनों डेफिनेशंस जो हैं वो इनको मेंशन कर देना, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन बेसिकली जब व्हेन वेव्स फॉल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब एक मीडियम से वेव्स दूसरे मीडियम पे गिरती हैं या उसमें एंटर होती हैं, ठीक है, तो गिरने के बाद जब जाकर टकरा कर तो बाउंस बैक वापस आ जाती हैं, ठीक है। इसकी मिसाल मैं इस तरह से ले लेता हूँ कि मेरे पास ये कोई वेव्स के रास्ते में मैंने रुकावट जो है वो क्रिएट कर दी है, ये वेव्स जो हैं वो इस तरह से इसके ऊपर फॉल कर रही हैं। अब होगा क्या, जब वेव्स जाके इस रुकावट से टकराएंगी, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाके टकरा रही हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि ये वापस बाउंस बैक करेंगी, टकरा के तो वापस इस एंगल पे नीचे की तरफ, मतलब यहाँ से इस तरफ और ये यहाँ से इस तरफ, फिर ये ऐसे ही सेम इस टकरा के तो फिर इस तरह, और फिर ये वाली टकरा के तो इस तरह। मतलब कहने का मकसद ये है कि रिफ्लेक्शन इस चीज़ को कहा जाता है कि जब वेव्स जो हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाकर टकराती हैं और बाउंस बैक किसी और डिफरेंट एंगल से वापस पहले मीडियम में वापस लौट आती हैं, तो उनको नाम दिया जाता है रिफ्लेक्शन का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये डायग्राम जो है वो रिफ्लेक्शन को शो कर रही है। अब दूसरी डायग्राम जो है वो रिफ्रैक्शन की है। रिफ्रैक्शन मीन कि जब वो क्या करेगा, उस मीडियम को छोड़कर दूसरे मीडियम में एंटर हो जाता है और एंटर होने के बाद अपना एंगल चेंज कर लेता है। इसमें तो वापस पहले मीडियम में वापस लौट आया था ना, उसमें वापस नहीं लौटेगा, बल्कि जैसे कि हवा से पानी का या हवा से मतलब किसी और मटेरियल में मीडियम चेंज होने का ये जो सिग्निफिकेंस है, इसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ग्लास है, इसको मैंने पानी से फिल किया हुआ है, ठीक है जी। इसमें ये पानी जो है ना वो फिल हुआ है, तो क्या होगा, इस ग्लास के अंदर मैं एक पेंसिल लेके तो इसके अंदर ऐसे उसको डिप कर देता हूँ, डबो देता हूँ, जो कि हाफ पेंसिल उसके अंदर होगी और हाफ उससे बाहर होगी। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि ये जो पानी के अंदर और पानी के बाहर वाली पेंसिल की साइड है वो कुछ इस तरह से होगी। हालांकि होना इसको बिल्कुल सीधा चाहिए था, मीन्स के ये आनी इस तरह चाहिए थी हमारे पास, पेंसिल हमें जो है ना वो बाहर से कुछ इस तरह से नज़र आनी चाहिए थी, जो ये वाली मैंने डायग्राम ड्रा की है, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब वो मीडियम चेंज कर रहा है, हवा से वो पानी में जा रहा है, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट होके तो इस हिस्से पर हमें जो है वो
ये नज़र आएगा। तो ब्लैक मैंने इसीलिए डॉटेड में शो कर दिया कि उस हिस्से पर ये चीज़ जो है वो शो नहीं होगी बल्कि यहाँ पर होगी। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो वो ऐसे मतलब बेसिकली दिखने में ऐसे लगेगा जैसे वो मतलब उसको वो लिंक उसका जो है ना वो अलहदा हो गया, उसमें कट लग गया। तो हालांकि ऐसा नहीं होता, ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हो जाती है जिसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में टकराना और उसमें जाकर तो एंगल चेंज कर लेना मीडियम में एंटर होते ही। लास्ट पे डेफिनेशन जो है वो मेरे पास है डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन में भी कुछ यही सिम्टम्स हैं कि मैं इस तरह पानी की वेव्स को लेता हूँ और इसके सामने एक ऐसी रुकावट रखता हूँ कि उस रुकावट का जो ऊपर अपर एज और लोअर एज जो है वो सॉलिड मटेरियल का है और सेंटर जो है वो उसका बिल्कुल उसको छोड़ दिया गया है। मतलब ये इस तरह से ये रुकावट रख दी गई है। अब इस रुकावट का क्या काम होगा, इसमें से जब ये वेव्स गुजरेंगी तो वेव्स गुजरने के बाद क्या होंगी, वो कुछ इस तरह से अपने आप को सिग्निफाई करेंगी। क्योंकि आगे ये रुकावट है, यहाँ से पानी की वेव्स आगे नहीं जा रही, तो यहाँ से जब निकलने लगेंगी तो वो अपने एजिस की जानब मुड़ जाएंगी, इस तरह से करके बेंड हो जाएंगी। तो ये एक डी की शक्ल हमारे पास बन रही है, इस वजह से इसको डिफ्रैक्शन का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के चैप्टर के लास्ट टॉपिक की डिस्कशन की है, जिसमें हमने रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ उसके बारे में डिस्कशन की है। उसकी मैंने डेरिवेशन किया है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट उसके बाद हमने बात की है रिपल टैंक की। रिपल टैंक की बारे में बताया कि ऐसी डिवाइस जो पानी की सतह पर वेव्स को पैदा करने के लिए उसकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमने इसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम, इसका फ्लो चार्ट, ये सारा रीड किया और इसके बाद हमने 3 डेफिनेशंस की हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। तो ये ओवरऑल हमारा टॉपिक जो है टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10 जो है वो भी इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।